बट रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट ड्यू टू तमाम सारे टैक्सेस वो बहुत इन्फ्लेट हो रखी है, जिसका जो लोड है वो आम बायर होम बायर को पड़ता है। और इस पे सरकार ने कई बार कुछ ना कुछ राहतें करी हैं, बट अभी भी वो प्राइस बहुत ज्यादा कंट्रोलेबल नहीं है। जैसे अक्षय ऊर्जा की आप बात करें तो अक्षय ऊर्जा का काम हो रहा है। अब इस अक्षय ऊर्जा में एक चैलेंज है जो हमारी उम्मीद है, डिस्ट्रिक्ट की उम्मीद है गवर्नमेंट से उसको दूर करेंगे। क्योंकि क्या है कि इसमें तीन कंपोनेंट लगते हैं, एक इन्वर्टर लगता है, एक बैटरी लगता है और एक सोलर पैनल लगता है। अब इन तीनों पे अलग अलग जीएसटी है। देखिए, गवर्नमेंट से उम्मीदें तो बहुत है। अब कितना मिल सकता है वो हमारे बस में नहीं है। अब इस साल का जो बजट है वो सबसे बड़ा क्रूशियल बजट इसलिए होता है। नंबर वन, कोविड से अभी रिकवरी का एक फेज चल रहा है। ये साल 23-24 एक मेजर कंट्रीब्यूट करेगा इस रिकवरी प्रोसेस में। तो ये ध्यान में रखना होगा कि कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेसेस का अभी भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पाया है। नमस्कार, आज शुरू कर रहे हैं हम देश के जाने माने उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ बजट से उम्मीद पर चर्चा। चूंकि पूरे देश में बजट का माहौल बन चुका है और ऐसे में बस अब कुछ ही दिनों में बजट पेपर्स की छपाई शुरू हो जाएगी, यानी सरकारी और पारंपरिक हलवा सेरेमनी होगी। हलवा सेरेमनी के बाद नॉर्थ ब्लॉक में बेसमेंट में वित्त मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी 10 दिनों के लिए कैद हो जाएंगे। न कोई अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सके। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं इन कारोबारियों से कि आखिर इनको उम्मीद क्या है बजट से, क्या होना चाहिए। पिछला वित्त वर्ष उसमें क्या सपने थे, कितने सपने पूरे हुए, कितने सपने चकनाचूर हुए। तो आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं आदित्य कुशवाहा, जो सीईओ और डायरेक्टर हैं एक्सिस ई कॉर्प ग्रुप के, डेवलपर हैं, हॉलीडे होम्स के निर्माता हैं और इसका कारोबार करते हैं, लोगों को हॉलीडे होम्स मुहैया कराते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं धनंजय शर्मा, फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटेल एनर्जी ग्लोबल के, अक्षय ऊर्जा पावर बैकअप, इन सारी चीजों में इनका कारोबार है और उसमें इन्होंने अपना डंका बजा रखा है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं समीर मर्चेंट, सीईओ हैं इल्यूजन अलाइनर्स के, वर्टिकल है लक्ष्मी डेंटल्स का, जिसके आपके चेहरे पे हंसी और दांतों की खूबसूरती बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन इस खूबसूरती में कितने चार चांद लगाए सरकारी योजनाओं ने, सरकारी उपक्रम ने, या फिर बजट ने, और आगे क्या है उम्मीदें, क्या बत्ती सी खिलेगी या फिर दांत भीतर रहेंगे, क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे समीर मर्चेंट जी से। और साकेत गौरव हमारे साथ हैं, चेयरमैन और एमडी हैं एलिस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के, यानी होम अप्लायंसेज, आईटी, मोबाइल्स, एक्सेसरीज, इन सारी चीजों में डील करते हैं और पार्ट ऑफ टेक्नोडोम यूएई की कंपनी है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि यूएई के कंपनी के भरोसे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत पर अपना कारोबार करते हैं, यानी भारत को दुनिया में चमकाने का काम करते हैं और विदेशों में, पूरी दुनिया में इनके ब्रांड्स अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं उनसे हम बात करते हैं। आदित्य कुशवाहा हमारे साथ है। आदित्य, ये बताइए कि 2023-24 के बजट से कितनी उम्मीदें हैं आपके कारोबार को, यानी हॉलिडे होम्स या फिर प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के कारोबार। जी, रियल एस्टेट का कारोबार पिछले कुछ समय से लग्जरी कारोबार जो है, लग्जरी सेगमेंट में तेजी रही है। बट रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट ड्यू टू तमाम सारे टैक्सेस वो बहुत इन्फ्लेट हो रखी है, जिसका जो लोड है वो आम बायर होम बायर को पड़ता है। और इस पे सरकार ने कई बार कुछ ना कुछ राहतें करी हैं, बट अभी भी वो प्राइस बहुत ज्यादा कंट्रोलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ समय से सरकार ने देने की कोशिश नहीं करी, बट सरकार जनरली एक हाथ से लेती है, कुछ दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ वापस ले लेती है। और टूरिज्म सेक्टर एक बड़ा अहम सेक्टर है। सरकार ने पिछले भी जो है मेडिकल टूरिज्म पे बड़ा एक बजट दिया था। इस बार भी हमें आशा है कि मेडिकल टूरिज्म पे भी कुछ प्रोविजन रखेंगे और तमाम सारी दूसरी टूरिज्म एक्टिविटी पे रखेंगे, जिससे रियल एस्टेट और हॉलिडे होम का मार्केट अपसाइड रहेगा। यानी रियल एस्टेट और हॉलिडे होम्स का मार्केट अपसाइड रहेगा, ऐसी उम्मीदें हैं। उम्मीद, मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सब शुभ शुभ और बढ़िया बढ़िया हो। और क्योंकि ये आम चुनाव से पहले का पूर्ण बजट है, ऐसे में सबको उम्मीदें हैं। इन बिजनेसमैन और कारोबारियों को उम्मीदें हैं, तो सैलरी क्लास हमारे जैसे लोगों को उम्मीदें हैं कि इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हर बार बजट के बाद उम्मीदें थोड़ी सी तो क्रैक आता है उसमें। लेकिन अब देखते हैं कि अक्षय ऊर्जा को लेकर
सरकार क्या करती है, सरकार ने ये नीतियां तो बहुत बड़ी बड़ी बनाई हैं और ये कहा है कि अक्षय ऊर्जा को लेकर भारत में अब अगले आने वाले 25 साल को लेकर सारी योजनाएं बनी हैं। लेकिन अक्षय ऊर्जा को लेकर, अक्षय ऊर्जा के कारोबार में लगे लोगों को, जो इसे ब्रांड बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं? और पहले मैं सवाल पूछूंगा कि पिछले साल जिस समय सरकार ने इतनी सारी चीजों की घोषणा की, उसको लेकर कितना काम धरातल पर उतरा, कितना काम कागजों में रह गया? हमारे साथ धनंजय शर्मा हैं, धनंजय जी से हम बात करते हैं। धनंजय जी, पिछला साल कितना कामयाब रहा, कितना कारगर रहा? देखिए, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट की बड़ी सारी स्कीम्स है और बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने PLI स्कीम निकाली है, वहां पर भी अच्छा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, कुछ सेमीकंडक्टर्स पे भी काम गवर्नमेंट काम। अब हमारी इंडस्ट्री में एक अच्छी बात यह है कि आज के डेट में ये डिमांड जो है गवर्नमेंट के स्कीम से ड्रिवन है। अब गवर्नमेंट की खुद की इतनी स्कीम है, इंफ्रा पे इतना अच्छा काम हो रहा है, जहां पर हर जगह पावर की रिक्वायरमेंट, उस पावर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची हुई है। आज जल मिशन चल रहा है, सब जगह हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट। तो लास्ट ईयर बहुत अच्छा काम हुआ है। एक चैलेंज है जो हमारी इंडस्ट्री का है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री अभी 50,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें जनरेटर भी आता है, इन्वर्टर्स भी आते हैं, यूपीएस भी आता है। अब इन्वर्टर और यूपीएस में आप देखेंगे तो सोलराइज हो गया है। तो जैसे अक्षय ऊर्जा की आप बात करें तो अक्षय ऊर्जा का काम हो रहा है। अब इस अक्षय ऊर्जा में एक चैलेंज है जो हमारी उम्मीद है, इंडस्ट्री की उम्मीद है गवर्नमेंट से, उसको दूर करेंगे। क्योंकि क्या है कि इसमें 3 कंपोनेंट लगते हैं, एक इन्वर्टर लगता है, एक बैटरी लगता है और एक सोलर पैनल लगता है। अभी इन तीनों पे अलग अलग GST है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, पैनल पे 12% है, तो इन्वर्टर पे 18% है और बैटरी पे 28% की GST लगती है। इससे हो क्या रहा है, केवल बड़े प्लेयर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन छोटे प्लेयर्स को दिक्कत हो रही है। केवल जो एक प्रोडक्ट बनाने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करने वाला है, उसकी ड्यूटी अलग है, उसकी GST अलग है, लेकिन जो बैटरी बनाने वाला है उसकी GST अलग है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज है। इस चैलेंज को इस बजट से एक्सपेक्टेशन है कि वो चाहे अपर लेवल पे ले जाए, चाहे लोअर लेवल पे लेके जाए, लेकिन बजट में GST तीनों प्रोडक्ट्स का सेम होना चाहिए ताकि सबको मिले। बिकॉज जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, आज 1200 किलोवाट आवर पर कैपिटा रिक्वायरमेंट है, और यही रिक्वायरमेंट आप देखेंगे 2030 तक 2200 पर किलोवाट आवर की हो जाएगी पर कैपिटा। तो डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री गियर्ड अप है, गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छी है, लेकिन इस बजट से क्लियरली एंड क्लियरली एक रिक्वायरमेंट है कि GST जो है इन तीनों कंपोनेंट पे ठीक कर दिया जाए या बराबर कर दिया जाए, जिससे सारे के सारे लोग बढ़े। और जब तक सारी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, MSME में नहीं बढ़ेगी, तो ये डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो गवर्नमेंट अपने पूरी नहीं। यानी आप ये मांग नहीं कर रहे हैं कि हमारा पूरा इसे घटाओ GST को, आप कह रहे हैं कि बराबर रखो, जो भी करना है वो बराबर रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ये कोई उम्मीद नहीं है, कोई डिमांड ऐसी नहीं है कि आप GST को 28 से 12 पे लेके जाए। जो वो गवर्नमेंट की नीति है, गवर्नमेंट को अपने टैक्स बजट देखना है, उस हिसाब से जहां पर भी उसको लेके जाना चाहिए, वो 12 पे हो, 18 पे हो, 28 पे हो, लेकिन सबके लिए सेम हो जाए। सबके लिए सेम हो जाएगी तो सब एक ही तरह से, क्योंकि डिमांड है तो प्राइस का उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा और ये मार्केट चलेगा। हमारे यहाँ जितना सूरज चमकता है, क्या हम उसके पूरी ऊर्जा का दोहन कर पा रहे हैं? और कृषि क्षेत्र में कितनी उम्मीदें हैं आपको लगता है? कृषि क्षेत्र में क्या करे? सोलर से चलने वाले इंजन पंप और बोरवेल के मोटर्स, इन सब की सरकार बात तो करती है, लेकिन ग्राउंड पे तो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। हाँ जी, उसमें क्या करें? बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ साल पहले 8 गीगावाट सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी इंडिया, जिसमें जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर थे वो कल 2 गीगावाट बनाते, बाकी 6 के 6 बाहर से आता था। अभी इस गवर्नमेंट में आप देखेंगे बड़ी सारी स्कीम्स लाए और अभी खुद ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पैनल में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ताकि डोमेस्टिक मार्केट बढ़े। तो पिछले 5-6 साल में मैंने तो ये देखा है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद भी ये इंडस्ट्री ग्रो करी है। ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी सी रीजनेबल होगी तो और तेजी से ग्रो कर सकता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए, 27 लाख सोलर पंप का प्रोजेक्ट निकाला। अभी जल मिशन में हर जगह ग्राउंड पे आए वो 27 लाख? ग्राउंड पे तो पूरे नहीं आए, बट कितने आए? आप लोगों के पास कोई डेटा है कि कितने आए? हाँ जी, देखिए, जो पावर बैकअप इंडस्ट्री है उसमें कुछ जो चीजें आती है, जैसे स्ट्रीट लाइट आता है, तो अभी 80 लाख स्ट्रीट लाइट को सोलराइज करना है, जिसमें 70-75% हो रखे हैं। तो एक बड़ा नंबर है। उससे भी सोलर में काम हो रहा है। फिर आप देखेंगे होम लाइटिंग आ रहा है, तो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी, उसके हिसाब से बहुत जगह इन बिल्ड बैटरी के साथ एक प्रोडक्ट दिया है लोगों को, जो गांव गांव में जाके लग रहा है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज इसमें रॉ मटेरियल जो पैनल का है वो मेजरली रॉ मटेरियल चाइना से आता है, तो वो भी एक लिमिटेशन थी, तो थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन हो रहा है।
आप देखेंगे पंप का भी जैसे है, उन्होंने टेंडर्स तो निकाल दिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन अभी भी वो जो टेंडर में एक प्रॉब्लम है, जो 27 लाख की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक समस्या है कि छोटे इंडस्ट्रीज को फंडिंग की इशू रहती है, छोटे एमएसएमई को फंडिंग की इशू रहती है। लेकिन इस वाले जैसे 90% आपको पेमेंट सब्सिडी मिलता है किसान को, 10% उसको अपने पास से लगाना पड़ता है, लेकिन फिर 30% आपको एक समय के बाद मिलेगा, 30% आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। तो बिजनेसमैन बिजनेस ना करके फिर ये कलेक्शन में लगे। आप देखिए इस इंडस्ट्री में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, सब कुछ चाइना से आ रहा है। अब आपका इंफ्रा बन रहा है तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको बिजनेसमैन को थोड़ा सा फ्री छोड़ना पड़ेगा इन सब कामों से। यानी बिजनेसमैन को लहना वसूलने से फुर्सत नहीं मिल पाती और इससे पीछा नहीं छूटने वाला है। रिटेल हो या होलसेल हो, लेकिन उसमें कारोबारी हो, कंपनी वाले हो, बकाया वसूलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और जैसा कि धनंजय जी ने बताया कि इसमें भी इतनी जगह चीजें बांट दी गई हैं कि वो अपना बकाया वसूलते वसूलते इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान, तो ऐसे में कारोबार क्या करे और उत्पादन क्या करे। हम इनसे और भी बातें करेंगे, और भी सवाल हैं। हमारे साथ साकेत गौरव हैं। साकेत गौरव से बात करते हैं, चेयरमैन और एमडी हैं एलिस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर उसका ये है कि इस कारोबार को पूरी दुनिया में आगे लेके जाना है, भारत को इसका लीडर बनाना है। तो आपको लगता है कि जो नीतियां हैं उनसे अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, उससे हम विश्व गुरु बनेंगे या लीडर बनेंगे, या आगे आने वाले कौन सी ऐसी स्कीम लाए सरकार जिससे कि आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री लीड कर सकती है? क्योंकि आपके देखिए, पास चुनौतियां बहुत है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, और भी नहीं नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें कैसे करें? चुनौतियों में एक चाइना ही काफी है। अगर हम लोग ने चाइना ही को मात दे दिया तो हम लोग वर्ल्ड मैप में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर शुरू से इंडिया में क्या रहा है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस रहा है, जितने भी ब्रांड्स हैं चाहे सरकार है। अब इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट पे ले जाने के लिए थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। चाइना में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर आज काम शुरू करते हैं, 2 साल के अंदर वो इंटरनेशनल मार्केट पे चले जाते हैं। इंडियन ब्रांड्स के साथ ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट से उम्मीदें तो बहुत है, अब कितना मिल सकता है वो हमारे बस में नहीं है। अब इस साल का जो बजट है वो सबसे बड़ा क्रूशियल बजट इसलिए होता है, नंबर वन, कोविड से अभी रिकवरी का एक फेज चल रहा है। ये साल 23-24 एक मेजर कंट्रीब्यूट करेगा इस रिकवरी प्रोसेस में। तो ये ध्यान में रखना होगा कि कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेसेस का अभी भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पाया है। तो उसमें एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, 2024 में इलेक्शंस है, तो भाई इलेक्शंस के पहले आप कुछ ऐसी चीजें दे दो जो कि सबके काम में आ जाए। सबसे पहला जो आपने बताया था, आपने जो बताया कि भाई टैक्स बेनिफिट कंज्यूमर को देना जरूरी है, आप कंज्यूमर को टैक्स बेनिफिट दो, कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो सारा माल खरीदेगा और उससे इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, सारे इंडस्ट्री का, नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकेंडली, आप कॉर्पोरेट टैक्स में भी थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की जरूरत है, बिकॉज देखें, इंटरनेशनल मार्केट में जब बात करेंगे तो उसके जो पॉलिसीज हैं दूसरी कंट्रीज के, उससे आप इंडिया को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे डिस्पैरिटीज हैं। तो अब जैसे मैं तो बोलता हूँ यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स कर दो भाई, 15% कर दो, अब सब लोग उसी में काम करेंगे। जो अलग अलग स्लैब्स जो बना के रखे हुए हैं अलग इंडस्ट्री के हिसाब से, वो भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और बाकी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारे इंडस्ट्री में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, वो देखें, रिटेल का दो हिस्सा है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। आज के डेट में इंडिया में जो ऑफलाइन इंडस्ट्री है वो इतनी बुरी तरह से सफर कर रहा है बिकॉज ऑनलाइन का डोमिनेंस है हर जगह। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए सो दैट वो बैलेंस रहे। देखिए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ऑफलाइन का, उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जा सकता है, उसका रहना भी जरूरी है, और इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी एज वेल। तो आपको गवर्नमेंट को थोड़ा ऐसा कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में थोड़ा सा बैलेंस रहे, बिकॉज अभी जो डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज है, और इसी के चलते आप देखें ऑनलाइन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और साकेत बाकी जी, मुझे लगता है कि आप बहुत मतलब आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए जिससे इंडस्ट्री, आपके पास अगर कोई आपके इंडस्ट्री को लेकर सपने हो, ख्वाब हो, उम्मीदें हो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कि ये हो जाए तो पूरी इंडस्ट्री का भला हो जाए। भाई देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स तो नंबर वन है, सबसे पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स में रिफॉर्म्स ले आए। सेकेंडली, एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, खास करके हमारे ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट चाहिए। जो मेक इन इंडिया का प्रोसेस है, उसमें आज भी हम लोग फॉरेन कंट्रीज से
स्पेयर पार्ट्स और बाकी रॉ मटेरियल्स मंगाने पे, इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं, बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है। अब स्लोली ये चेंजेस आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं हो रहा है। सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री आ रहा है, ओपन सेल इंडस्ट्री आ रहा है, तो अब क्या है कि धीरे धीरे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो रहा है। बट लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के साथ अगर गवर्नमेंट इस पे एक्सपोर्ट पे भी थोड़ा ध्यान दे, सो दैट हम लोग इसको सिर्फ नॉट ओनली टू मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, हम लोग इसको बाहर भी लेके जा सके, तो उसमें एक्सपोर्ट पॉलिसीज में थोड़ा, एक्सपोर्ट में सब्सिडी चाहिए, थोड़ा एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट के तरफ से फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी होता है वो चाहिए। जैसे कि आपका क्रेडिट इंश्योरेंस देते हैं बहुत सारे कंट्रीज में, चाइना में साइनोश्योर होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एजेंसी चाहिए कि भाई अगर हमारे को माल अफ्रीका भेजना है या कहीं बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा फाइनेंसेस थोड़ा सिक्योर्ड रहे। यही सारी चीजें। थैंक यू। आपसे और भी बातें करेंगे। समीर मर्चेंट हमारे साथ हैं, सीईओ हैं इल्यूजन अलाइनर्स के, वर्टिकल ऑफ लक्ष्मी डेंटल्स से इनका विस्तार है, लक्ष्मी डेंटल्स का। तो हम बात करें समीर मर्चेंट से। और समीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये बताएं कि आपकी इंडस्ट्री, इन सारे लोगों से आपके, इसलिए हमने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को रखा है ताकि अलग अलग चीजों पर हम बात कर सकें। तो आपकी इंडस्ट्री लोगों के चेहरों पर मुस्कान बनाती है, उनकी मुस्कान को बहुत सुंदर बनाती है, यानी डेंटल केयर में आप लोगों का बड़ा योगदान है। तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पूरी इंडस्ट्री का भी भला हो और आम लोगों का भी भला हो, उनके चेहरों पे जो मुस्कान खिले वो ज्यादा सुंदर हो? कैसे? आई थिंक डेंटल इंडस्ट्री थोड़ी सी इंडिया में डेवलप कंट्रीज में बहुत क्रिटिकल होता है। जैसे आप यूएस यूरोप में देखें तो वहाँ तो डेंटल प्रोफेशनल्स आर नंबर 2 आफ्टर लॉयर, नंबर 2 पोजीशन पे आते हैं एज प्रोफेशनल्स, क्योंकि वो नंबर 2 इसीलिए कि वहाँ पे अवेयरनेस बहुत सारी है और इसलिए हर पेशेंट वहाँ पे अंडर इंश्योरेंस जाके अपने दांत ठीक करा लेता है। जैसे इंडिया में मेडिकल मैं कहूँ तो एक हद तक हमने किया है कि आज कोई पेशेंट को तकलीफ होती है तो मेडिकल इंश्योरेंस से हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है, एक्सेसिबल है। पर डेंटल में तो कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, सब कुछ प्राइवेट है। बहुत छोटा सा हिस्सा कहीं पे जो नॉन तो नेग्लिजिबल। आपकी उम्मीदें हैं कि डेंटल को भी हेल्थ इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का हिस्सा बनाया जाए? 100% एटलीस्ट बेसिकली इतना तो हो, बेसिक कैटेगरी कवर करे कि अगर दांत में कुछ कैविटीज है, क्लीनिंग है, स्पेशली बच्चों से, क्योंकि बच्चे के अगर आज ही कैविटी वगैरह ठीक नहीं कर पाए तो बड़े जाके तो और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। और डेंटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर दांत में कॉम्प्लिकेशन है तो हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते हैं, क्योंकि आप खाना अच्छे से नहीं खा सकते हो, बाकी सब दूसरे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं जो ओवरऑल इन द नेक्स्ट 20-25 साल में वो और कंट्रीब्यूट करेगा हमारे मेडिकल सेगमेंट को प्रेशर करने के लिए। जैसे कोविड में ऑलरेडी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत प्रेशर हो गई थी, डॉक्टर्स ही कम अवेलेबल थे और इतना सारा हमको जो प्रॉब्लम हुआ वो अगर ये केयर नहीं करते तो वो और होगा। तो इंश्योरेंस में बच्चे हैं, समझो हमारे जो एजेड है, एटलीस्ट 60+ लोगों को एक डेंचर तो फ्री दिया जाए, उनको ये तो पता चले कि बस हम खा सकते हैं 60 साल के बाद और हमको फ्री में मिलेगा एक डेंचर। कुछ तो बेसिक जैसे पेंशन है वैसे एक एटलीस्ट डेंचर फैसिलिटी हो जिनकी उम्र है उनके लिए। लेकिन इसमें इंश्योरेंस कंपनियों को ये डर है कि लोग सुंदर बनने के लिए, जो उनके सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो लोग डेंटल सर्जरी कराते हैं, फिर वो कराएंगे और नाम करेंगे और पैसा बिल फटेगा, बिल इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पे। वो तो अगेन कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है। हमारे उधर ऑनेस्ट डॉक्टर्स भी है, आज ये डॉक्टर्स ही डिसाइड कर रहे हैं। तो हम किसी और के हाथ में नहीं दे रहे, हम डॉक्टर्स के हाथ में ये चीज दे रहे। और हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत होगा, बट एटलीस्ट हमको पता है कि जो डॉक्टर्स है उनको ये बेसिक फैसिलिटी भी मिले कि बच्चों का या हमारे नॉर्मल पर्सन का क्लीनिंग है, कैविटीज है, और वो कंट्रोल बहुत अच्छे से हो सकता है। मैकेनिज्म तो बिल्ड हो सकता है कि कैविटी वगैरह को कंट्रोल कैसे करे कि दांत खराब ना हो। और जो बूढ़े उनके तो डेंचर ही नहीं है ना, उनके तो दांत ही नहीं है, तो उनको तो वैसे भी डेंचर देने हैं, तो एटलीस्ट वो खा तो सके, उनका ओरल हेल्थ तो इंप्रूव कर सके। तो वो समीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। पिछले साल के कितने सपने पूरे हुए इंडस्ट्री के और कितने टूटे? एक्चुअली डेंटल इंडस्ट्री का एक भी सपना बनता ही नहीं है, सिर्फ टूटता ही है, क्योंकि उसमें ध्यान बहुत कम है। आज इंडिया में जो पॉपुलेशन है इतना ज्यादा ऑलरेडी हर चीजों में प्रॉब्लम है कि डेंटल इग्नोर होता है। दिमाग में आता है 32 दांत है, 2-4 नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। हम आंखों के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, हम कान के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ दांतों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि 2-4 कम है तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है।